चलिए देखिए, मैंने कहा था ना एक्टिविटी रीड करने के लिए, वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, स्पेशली इफ दैट motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? समझिएगा, इसमें अपन को दो टाइप की मोशन के बारे में डिस्कस किया है, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन. जैसे अचानक से पानी फ्लो हो ही रहा था, हमने उसको कंट्रोल करके और हाइड्रो पावर के काम में ले लिया. ठीक है ना. लगातार बहुत तेज पानी फ्लो हो रहा था, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग फ्लो करा के और टरबाइन पे गिराया, जिसे टरबाइन में मूवमेंट हुआ और उससे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर तैयार हो गई और हमारे पास उसका एक यूज मिल गया हाइड्रो पावर बनाने के लिए. किसके लिए? हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करने के लिए. तो ऐसे ही दो टाइप की मोशन होती है. कौन कौन सी? एक कंट्रोल्ड मोशन, दूसरी क्या? अनकंट्रोल्ड मोशन. ठीक है ना. तो अब हमें इस बात को डिस्कस करना होगा, इस बात को अपने लिए तैयार करना होगा कि हम कैसे कंट्रोल्ड मोशन का या अनकंट्रोल्ड मोशन का यूज कर सकते हैं. आई बात समझ में? चलिए आगे ध्यान दीजिए. इसके बाद है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. मैंने शुरू में बता दिया आपको कि मोशन के लिए सबसे एसेंशियल क्या है? रेफरेंस पॉइंट. मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अवर सराउंडिंग. एक फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है या नहीं. अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब मोशन हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही. मतलब मोशन जानने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या है? रेफरेंस पॉइंट. जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी इधर पे फिक्स है, मैं ऐसे जा रहा हूं, बार बार मेरी जो डिस्टेंस है कुर्सी से कहीं बढ़ती है कहीं घटती है, मतलब कुर्सी क्या हो गई? रेफरेंस. और उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या हूं? मूविंग हूं. कैसा हूं? मूविंग. चलिए समझिएगा. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified of the position of the school with respect to the station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. ठीक है ना. हमें अपना पोजीशन ड्रॉ करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, दैट इज क्या? ओरिजिन. समझ में आ गया सबको? अच्छे से क्लियर हो गया. अब ये आ गया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मैंने आपको पहले बता चुका है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है ना. 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड क्या? 3 डायमेंशनल मोशन. और कोई पर्टिकुलर पाथ पे कोई मोशन हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. आया समझ में? अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो सबसे पहले तो 1 डायमेंशनल मोशन. क्या कहलाएगा वो? 1 डायमेंशनल मोशन. whenever an object cover only 1 dimension during its motion, then motion is said to be 1 dimensional motion. And the motion of a particle along the straight path is called rectilinear motion. What is rectilinear motion? It is the motion of a particle along the straight path. यहीं कहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. कौन सी मोशन बताइए? ट्रांसलेटरी मोशन. समझ में आया? कोई अगर ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चलती है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. अगर पार्टिकल चलता है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन. या फिर ऐसा समझें, कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर मोशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन कवर करता है, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन. दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन. The simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from 0, which is treated as the reference point. Let A, B and C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches the C. देखिए समझिए, ये O ओरिजिन हो गया. ये स्ट्रेट पाथ पे पहले C पे गया, फिर B पे पहुंचा और फाइनली कहां पे पहुंचा?
ए पे, और ये सी, बी और ए तीनों क्या है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब ये कोलिनियर लोकेशंस हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट जो सी, बी और ए तीनों से जाता है और उन्हीं से लौटता है, मतलब कैसा है, मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए। इसी के बाद देखिए, while the magnitude, the total path length covered by the object is OA plus OC, ठीक है ना। पहले O से A में गया, फिर A से कहां आया, C में। टोटल डिस्टेंस मैंने बताई थी आपको, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले O से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, A तक। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने, OA। फिर A से लौटा कहां तक आया, C तक। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, AC। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, OA प्लस OC। O से A कितना है, 60 सेंटीमीटर, और A से C कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बोलिए 95 सेंटीमीटर, या मीटर या किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस है तो क्या पता यूनिट क्या लिया है, अगर मीटर लेता है तो 95 मीटर, सेंटीमीटर लेता है तो 95 सेंटीमीटर, किलोमीटर लेता है तो 95 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, पहले O से गया A पे, कितना हुआ, 60 यूनिट। फिर A से आया C पे, कितना, 35 यूनिट्स। तो टोटल डिस्टेंस O से A जाके C लौटने में कितनी हुई, 95, बिकॉज डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट जिस जिस जगह पे जाएगा उन सारे रास्तों का जो लेंथ है उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, O से चला था, फिलहाल C पे है, कहीं भी गया हो, कहीं भी घूम के आया हो, चला कहां से था, O से, अभी फाइनली कहां पे है, C पे। बता चुका था मैं आपको, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन लोकेशंस। What is displacement? Displacement is the change in positions. इस O से स्टार्ट हुआ था, C पे पहुंचा है, वो कहीं भी घूम के आया, कोई मतलब नहीं है। और O और C के बीच का गैप कितना है, 25 यूनिट्स। कितना है बोलिए, 25 यूनिट्स। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट की जो O से निकला, A तक गया, C पे वापस आया, डिस्टेंस कितनी है, 95 यूनिट्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 यूनिट्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, एंड देयर विल बी द only 25 unit separation between initial and final position. Hence the displacement of object is क्या, 25 units, but this distance is 95. Distance is 95. तो समझ में आ गया, distance क्या है, total followed path की length. Displacement क्या है, shortest distance between initial and final position. आ गया समझ में, चलिए आगे देखिए। इसी के बाद क्या है, ये वही बता रहा है यार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और ये भी बता चुका तो मैं आपको, डिस्टेंस जो है डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सीधे लेंथ से मतलब है उसको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। आखिर किस तरफ गया, उसकी इनिशियल और फाइनल लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, डायरेक्शन। इट मींस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। All those physical quantities depends upon the direction as well as magnitude. These are called vector quantities. Here displacement depends upon the direction, so displacement is a vector quantity. But distance is scalar. Distance is scalar and displacement is vector. आगे समझिए, there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical values of a physical quantity is its magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. That already क्या explained. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance? बिल्कुल, displacement distance के equal हो सकता है एक ही सिचुएशन में, जब दोनों स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहे हो और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो इक्वल हो सकता है सिर्फ एक ही सिचुएशन में, जिस समय वो दोनों सेम पाथ को सेम डायरेक्शन में कवर कर रहे हो। किसी भी पाथ को सेम डायरेक्शन से कवर करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्या समझ में आया? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है, ठीक है ना, उसी पाथ पे दूसरा ऑब्जेक्ट चलता है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे चलता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे? समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है एकदम स्ट्रेट पाथ पे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये थोड़ी देर बाद सी पे पहुंच गया, डिस्टेंस कितनी, AC, और डिस्प्लेसमेंट कितना, AC। समझ में आ गया? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल। आगे समझिए, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? कंसीडर द एग्जांपल। मैंने बोला ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझ लो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस। वो तो डायरेक्शन की वजह से अमाउंट अलग अलग आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है एक ही सिचुएशन में, जब दोनों एकदम जब वो क्या है, एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा हो। कहां जा रहा हो, स्ट्रेट पाथ पे। उस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, और डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन 8.1। ये पहले मेंशन हो चुका है इस डायग्राम में, ठीक है ना। समझिए, गिवन इन फिगर 8.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A,